नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आज बात करेंगे हम एक ऐसे विषय पर जो कि समाज में इन दिनों बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हम बात करेंगे एक महापुरुष की और उनकी जयंती का 150वां वर्ष पूरा देश मना रहा है। लोग उन्हें बिरसा मुंडा कहते हैं, कुछ लोग उन्हें भगवान भी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल 25 वर्ष की आयु का उनका जीवन रहा और इतनी सी आयु में इतने बड़े-बड़े काम उन्होंने कर दिए कि 150 वर्ष बाद भी आज भारत के हम कहें कि कोने-कोने में उनकी गाथाएँ कही जा रही हैं, उनके जीवन प्रसंगों की चर्चा होती है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बिरसा मुंडा के जीवन को लेकर, उनके किए गए कार्यों को लेकर और आज भी उनके विचार और उनके कार्य किस तरह से प्रासंगिक हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, सनातनी आदिवासी मीणा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी मीणा। पंकज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जैसा प्रारंभ में मैंने कहा, बिरसा मुंडा के लिए हम बात करेंगे। बहुत से लोग भगवान भी कहते हैं उनको, क्या कारण है? देखिए, एक बार इस सारी चीजों को समझने से पहले हमको 1875 का जी। जो एक समाज की रचना थी, समाज की जो स्थितियां थी, उनको समझना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज मूल धारा से थोड़ा सा कटा हुआ रहता है। वो अकेला रहना पसंद करता है, थोड़ा सा शर्मीला भी होता है वो वनों में रहे और वो इसीलिए वनों में रहे और वो वनों से बाहर आने का बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं करते। ये जो मैं लाइन कह रहा हूँ, ये पूरे विश्व में है। ऐसा नहीं कि भारत के आदिवासियों का है या ब्राजील के आदिवासियों का या ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी का है। ये आदिवासी समाज का एक मन स्थिति ऐसी होती है। तो आप सोचिए कि 1875 में जब संसाधन कुछ भी नहीं होते थे, संसाधन भी नहीं थे और अंग्रेजों का राज था। और अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों के राज के साथ में सामंतों का बहुत बड़ा दबदबा था। ऐसे में एक व्यक्ति जिसने केवल 15 साल की उम्र के अंदर एक क्रांतिकारी कदम उठाया और क्रांतिकारी कदम उठाने के साथ में समाज को एकजुट करने का काम किया और उस आदिवासी समाज से जो जंगलों में रहता है, जहाँ शिक्षा नाम की चीज दूर दूर तक नहीं होती और शोषण भरपूर होता है, ऐसे समाज में से एक व्यक्ति निकला। तो उसने एक तरह से भी मानना चाहिए कि उस समाज का हीरो के रूप में आया वो। और जब हीरो के रूप में आया और जब ये जनता जनार्दन ने उसको अपने सर माथे बैठाया, तो कई सारी चीजें, चाहे कोई कुछ चमत्कार को लेके हैं, कुछ उनकी उपलब्धियों को लेके आदिवासी समाज में उनका बहुत मान्यता हुई और इसीलिए उनको एक भगवान का रूप दिया। परंतु वहाँ जो झारखंड क्षेत्र है जहाँ उनका जन्म हुआ था, उस क्षेत्र में भगवान को एक शब्द अलग चलता है, धरती आबा। धरती आबा, जगत पिता। हाँ, तो धरती आबा का अगर हिंदी का अर्थ निकाले तो जगत पिता होता है। तो भगवान बिरसा मुंडा के साथ में एक शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। ये नाम जुड़ गया क्योंकि बहुत बड़े काम उन्होंने किए और जैसा पंकज जी ने बताया 1875 में उनका जन्म हुआ झारखंड में। 1875 की यदि आप बात करेंगे तो थोड़ा सा और उसके पीछे जाएंगे, उस कालखंड के बारे में यदि थोड़ा विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा थोड़े समय पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम जिसको कहते हैं, और उसके बाद में अंग्रेज जिस तरीके से बौखला गए थे, जिस तरीके से समाज पर अत्याचार बढ़ रहे थे। आपको ध्यान होगा बहुत सी जातियां हमारे यहाँ जिनको घुमंतु, विमुक्त इस प्रकार से कहा जाता है, उन पर भी बहुत अत्याचार उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत ने किए और साथ ही साथ चूंकि जनजाति समाज वो भी एक तरीके का लड़ाका समाज रहा है, सनातन का, हिंदू मान्यताओं को मानने वाला और फ्रंट फुट पर खेलने वाले ये जो लोग रहे, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत संघर्ष भी किया। तो ऐसे में दमन चक्र अंग्रेजों का उस दौर में जनजातियों पर भी बहुत भीषण रहा और वहां से फिर बिरसा मुंडा किस तरह से एक क्रांति की ज्वाला लेकर आगे बढ़ते हैं, किस तरीके का अंग्रेजों का जो दमन चक्र चल रहा था पंकज जी उस दौर में, उसके खिलाफ किस तरह से काम किया बिरसा मुंडा ने। देखिए, अंग्रेजों को जब हिंदुस्तान में वो शासन व्यवस्था कब्जा करने लगे तो दो प्रकार की सबसे बड़ी दिक्कत आई। एक तो राजनीतिक दिक्कत, जहाँ राजनीतिक जागरूकता थी, जो कुछ बड़े शहर थे, वो कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, लाहौर हो, ऐसे जो शहर थे, वहाँ राजनीतिक आंदोलन और कुछ पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों के द्वारा एक दबाव बनाया गया। परंतु साथ में कुछ शक्तियां ऐसी जो मार्शल कॉम थी, जिनको मार्शल कॉम कहते हैं, जो स्वाभिमानी बहुत होते हैं और लड़ने भिड़ने और मरने से डरते नहीं हैं, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा विरोध आया। उनमें सबसे जो प्रमुख था वो आदिवासी समाज था। तो अगर हम देखें तो आदिवासी समाज के मूल स्वभाव में होता है
कि एक तो बोल्ड होते हैं बहुत, लड़ने भिड़ने से डरते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी की गुलामी वो कभी पसंद नहीं करते। इनका ये स्वभाव शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो आइसोलेट रहते हैं, इसलिए भी हो सकता है कि वो जंगलों में रहते हैं, किसी मूल धारा के वो संपर्क में नहीं आते, परंतु स्वाभिमानी और गुलामी नहीं करना ये मूल स्वभाव होता है। और इस कारण से ये जो बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो चलाया हुआ अभियान था, आंदोलन था, वो चाहे सरदार आंदोलन हो या मुंडा विद्रोह, वो बिल्कुल आग की जैसे फैला। और स्थिति ये हुई कि कुछ ही समय में के अंदर अंग्रेजों को लगा कि यहाँ हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया, और इसीलिए उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को एक छोटी सी उम्र में गिरफ्तार भी किया, और उनके असामयिक मृत्यु भी हुई, जो जेल के अंदर केवल 25 साल की उम्र में हुई। हालांकि मृत्यु के साथ में कई सारी मिथ चलते हैं या कई सारी धाराएं चलती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने शायद उनको कोई स्लो पॉइजन दिया, जिसके कारण से वो जेल के अंदर मृत्यु हो गई। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उनको बीमार हुए तो दवा की आवश्यकता थी, तो अंग्रेजों ने जानबूझ के मरने के लिए छोड़ दिया कि बिना दवाओं के या बिना दवाइयों के वो अपने आप सड़ गए भी मर जाएंगे। पर बहुत असामयिक और दुर्दांत उनकी मृत्यु हुई थी। जब बिरसा मुंडा को हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि अंग्रेज बुरी तरह से बौखलाए हुए थे। उसके पीछे कुछ लेखकों का ये कहना है, कुछ पुस्तकों में भी इस तरह का वर्णन है कि अंग्रेज जिस तरीके से भारत में शासन कर रहे थे, एक तरफ तो शासन था, अत्याचार था, शोषण था, दूसरी तरफ धार्मिक आधार पर भी उन्होंने अपनी एक विंग ईसाई मिशनरीज के रूप में खास तौर पर जनजाति क्षेत्रों में भेज रखी थी। बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के प्रयास उस दौर में किए जा रहे थे। क्या लगता है जो बिरसा मुंडा अपने स्वधर्म के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे, उनको मानने वाले थे, ऐसे में ईसाई मिशनरीज के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, इसके कारण भी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए? हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज को और थोड़ा सा पीछे के इतिहास में जाते हुए बात को करना चाहूंगा। जब जब भारत में कोई विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने पहली चीज में ये महसूस किया कि भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था जो है वो बहुत मजबूत है, अभेद्य है भारत की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था। तो जब हिंदुस्तान के अंदर मुगल आए या विभिन्न मुस्लिम आक्रांता आए तो उनके साथ में आया सूफिज्म। सूफिज्म एक ऐसा था कि जो केवल वो सत्संग के माध्यम से लोगों के अंदर अपनी जगह बनाते थे, और फिर धीरे धीरे वो धर्मांतरण के प्रयास करते थे, या मुस्लिम शासक के लिए एक रेड कारपेट वेलकम की तैयारी करते थे वो। ऐसे ही अंग्रेजों के साथ में बड़ी संख्या में आए मिशनरी जी। और मिशनरियों का हमेशा जो सॉफ्ट टारगेट था वो हिंदुस्तान का, जो आज की तारीख में हम जिनको एससी भाई कहते हैं या दलित जो बंधु होते हैं, वो होते थे या आदिवासी होते थे। आज भी अगर हम देखें तो मिशनरीज के जो सबसे ज्यादा वर्किंग टारगेट एरिया लगभग वही रहता है। टारगेट एरिया आज भी वही है। हाँ। अगर हम राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में मिशनरीज का काफी काम है। और अगर हम हिंदुस्तान के नक्शे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम है, झारखंड छत्तीसगढ़ में बहुत काम है। ये सीधा सीधा ही बताता है कि मिशनरियों का जो टारगेट था वो केवल और केवल आदिवासी था। और इसी प्रकार से जब अंग्रेज 1857 के बाद में पूरी तरह से हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था में आ गए तो उनके साथ में जो मिशनरी आए, उन मिशनरियों का बड़ा एक तरह से मनोबल भी ऊंचा हुआ और उन्होंने बड़े स्तर पे धर्मांतरण का काम किया। यहाँ धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक बड़ी चीज आती है कि बिरसा मुंडा के जो पिताजी थे सुगना राम जी, वो अपने बेटे को उस अभाव के एरिया के अंदर, उस अभाव के क्षेत्र में और अभाव की दुनिया में अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे। और उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, यानी बिरसा मुंडा की अध्ययन शिक्षा के लिए, उन्होंने अपने साथ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए। और कॉम्प्रोमाइज इस हद तक कि जब बिरसा मुंडा को स्कूल ले जाया गया, एडमिशन कराया गया, तो उनसे शर्त रखी गई कि आप धर्मांतरण करेंगे, ईसाई बनेंगे तो ही इस विद्यालय में एडमिशन होगा, क्योंकि वो स्कूल जो है वो मिशनरीज का मिशनरी का स्कूल था। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ एडमिशन के लिए ही बिरसा मुंडा का नाम बिरसा मुंडा की जगह बिरसा डेविड रखा गया। बिरसा डेविड। और डेविड को कई इतिहासकारों ने दाऊद भी लिखा, क्योंकि जो मुस्लिम इतिहासकार है वो डेविड को दाऊद कह के प्रोनाउंस करते हैं। तो कई जगह बिरसा दाऊद भी लिखा है, कई जगह बिरसा डेविड भी लिखा है। परंतु यहाँ मैं एक थोड़ा सा घटनाक्रम बताना चाहूंगा। बिरसा मुंडा जी जब मेरे ख्याल से 14-15 साल के थे तो एक बार वो विद्यालय के अंदर, जैसे आज भी हमारे यहाँ असेंबली होती है, सभाएं होती है, ऐसे कोई सभा हो रही थी। तो जो मिशनरी वहाँ के हेड थे उन्होंने वहाँ रह के उस सभा के अंदर
हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए और मुंडा जो जाति के लोग थे उनके लिए कुछ अनर्गल बोला। अच्छा। तो वहीं से पहला बिरसा मुंडा का विद्रोह शुरू हुआ। उन्होंने भरी सभा के अंदर उसमें मिशनरी पादरी का विरोध किया और उसका परिणाम ये हुआ कि बिरसा मुंडा को स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छा। परंतु साथ में परिणाम ये हुआ कि बिरसा मुंडा का उस पादरियों के प्रति विरोध इतना जबरदस्त था और उस पादरियों के आतंक से समाज इतना आहत था कि उस एक छोटी सी घटना ने बिरसा मुंडा को वहां का, उस क्षेत्र का हीरो बना दिया। वहां जनता की जबान पे कुछ ही क्षणों में बिरसा मुंडा का नाम आ गया। ये आप समझ सकते हैं कि मन में यदि भाव तीव्र होता है, प्रबल होता है, तो किस तरीके से रास्ता बनने लगता है। एक बालक जो है उसने स्वधर्म पर यदि कोई गलत टिप्पणी हो रही है उसको स्वीकार नहीं किया, अपने मान बिंदुओं पर, अपने महापुरुषों पर आघात उसने सहन नहीं किया, तो पूरा समाज उनके साथ हो गया। और पुस्तकों में यह भी लिखा हुआ है कि ईसाई मिशनरी जिस तरीके से जनजाति क्षेत्रों में काम करते थे, तो जनजातियों के जो मान बिंदु थे खासतौर पर उन पर आघात करते थे, उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे। और ये बात बिरसा मुंडा को बिल्कुल स्वीकार नहीं थी और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिशनरीज का विरोध किया और कहा कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो आस्था है, हमारे जो मान बिंदु हैं, हम उनके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अभी 150वीं जयंती चल रही है बिरसा मुंडा की। आप चूंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं एक संस्थान के, आदिवासी जनजातियों से जुड़ी हुई संस्था है, क्या कुछ तय किया है इस वर्ष में? देखिए, हमारे देश में खासकर आजादी के बाद में एक ऐसी व्यवस्था ने काम किया, खासकर शिक्षा व्यवस्था में, जिन्होंने हमारे जो नेशनल हीरोज थे, जो हमारे हिंदू धर्म के, भारत के समाज के, भारतीय समाजों के जो हीरोज थे, उनका कहीं ना कहीं उनके जो उपलब्धियां हैं, उनका जो समाज में स्वीकार्यता है, उसको कहीं ना कहीं एक साइड में रखा और उसके अगेंस्ट में उन्होंने ऐसे हीरोज हमारे सामने पेश किए, ऐसे मानदंड हमारे सामने पेश किए जिससे भारतीय समाज का स्वयं का भाव जाग न सके, ऐसे आत्महीनता का भाव बढ़े, इस तरह का काम। ऐसा ही एक प्रयास आदिवासी समाज के लिए किया गया। बिरसा मुंडा जी का किसी प्रकार का इतिहास लंबे समय तक ना तो हमारी मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री में पढ़ाया गया और ना कहीं बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा में भी बहुत अधिक कुछ देखने को नहीं मिला। और ये केवल बिरसा मुंडा जी के साथ ही दिक्कत नहीं थी, हिंदुस्तान में जो आदिवासी और किसानों के जो आंदोलन थे सबको दबाया गया। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मानगढ़ धाम जो है जी, वो भी आजादी के 70 साल बाद तक केवल पहचान के लिए तरसता रहा। गोविंद गुरु का जो गोविंद गुरु ने जिस प्रकार से आदिवासी समाज को एकजुट करके जो आंदोलन किए, तो ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है हर आदिवासी बेल्ट के अंदर, बड़े बड़े उदाहरण। पर अभी तो केंद्र में जिस तरीके से जो सरकार है, अपने महापुरुषों को सम्मान देने वाली सरकार कही जा रही है, और तो और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को भी पीछे धकेल कर जो महापुरुष कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे उनके सम्मान में भी बड़े आयोजन करते हैं। सरदार पटेल की जयंती पर जैसे भी बड़ा आयोजन हुआ। तो केंद्र की सरकार कही है या राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, आप उस दल से जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ तय किया गया सरकार के स्तर पर या संगठन के स्तर पर? देखिए, ये बात तो तय है कि चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे किसान वर्ग हो, इन सब के बीच में बहुत काम करने वाले, समाज को एकजुट करने वाले, समाज को आगे बढ़ाने वाले, मिशन मोड पे मजबूत करने वाले बहुत सारे हीरो हुए। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि हमको आज़ादी के आंदोलन में केवल कुछ लोगों का इतिहास पढ़ाया गया और ऐसा इतिहास भी इस तरह से गढ़ा गया कि जैसे 4 लोगों ने ही केवल आज़ादी का लड़ाई लड़ी और इन 4 लोगों ने ही लड़ झड़ के हमको आज़ादी दिलाई, एक ऐसा माहौल सा बनाया गया। तो मुझे ये समझता है कि जैसे एक हमारे यहाँ शब्द चलता स्व है, जैसे पहली बार माननीय तिलक ने स्वराज की मांग की, स्वराज की बात, तो स्वराज का मतलब क्या कि राज हमारा है, स्व हमारा राज होना चाहिए। फिर हमारी स्वतंत्रता की बात हुई, यानी तंत्र पे हमारा स्वतंत्र हो। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जो हमारे लीडर हैं वो हमारे हों, हमारे हीरोज हैं, वार हीरोज हैं, या हमारे जो उपलब्धि वाले जो भी लोग हैं वो सब हमारे हों। इस बात के ऊपर जो हमारी 10 साल से काम हो रहा है, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इन सबके बीच में और देना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर बाल दिवस बहुत लंबे समय से मनाया जा रहा था जी। बाल दिवस जिस डेट को मनाया जा रहा था उसके पीछे कोई बड़ा जेन्युइन कारण नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि उस दिन कोई बालकों के लिए, बच्चों के लिए कोई प्रेरणा जागे।
परंतु हमारे देश के अंदर ही जब हम जानते हैं कि 4 साहिबजादों ने बलिदान दिया, इतना बड़ा बलिदान, एक 8 साल का बालक, एक 13 साल का बालक अपना बलिदान देता है, और बलिदान ये कह के देता है कि मैं देश पे मर मिटूंगा, मैं अपने धर्म के लिए अपने आहुति दे दूंगा। ऐसे बलिदान के बावजूद हमको किसी और के किसी डेट पे बिना किसी कारण से बाल दिवस मनाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय हुआ कि भाई हम इनके बलिदान के दिवस वीर बाल दिवस मनाएंगे। अब ये बात ठीक है कि हम कोई अच्छा काम करेंगे तो विपक्षी लोग हैं, वो भी चर्चा वो अपनी उसमें सब चीजों में प्रेजेंस देखने के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बात ले आएंगे। अभी पंकज जी ने जिस वीर बाल दिवस की बात कही, मुझे याद आ गई पंक्तियां। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी सांस बोलेगी, हमारी हर सांस बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, उनका बलिदान हुआ, और उस स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की बात हुई। अभी जिस तरीके से बात हो रही है बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर, क्या कुछ जन जागरण की योजना बनी है, कुछ बड़े कार्यक्रमों की योजना बनी है, कोई सेमिनार की योजना बनी है, या कुछ स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें चर्चा की योजना बनी है? नहीं, देखिए बहुत सारे अच्छे प्रयास हुए हैं। जैसे अभी अपने वीर बाल दिवस की चर्चा की, ऐसे 2021 में जनजाति गौरव दिवस, हिंदुस्तान हमारे जो बिरसा मुंडा जी की जयंती है 15 नवंबर, वो उस दिन वीर जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम 2021 से लगातार मना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 4 साल से सरकार के प्रयासों से आज पूरे देश में ये बिरसा मुंडा का नाम, बिरसा मुंडा के का हिंदू समाज, भारतीय समाज के लिए किया हुआ काम आज जनता तक पहुंच रहा है। परंतु इसको मिशन मोड पे करने के लिए इस बार जब 150वीं वर्षगांठ है, तो हमने प्रयास किए कि हम मिशन मोड पे काम करें और आम जनता, आदिवासी समाज, जनजाति समाज के अलावा भी लोग इससे जुड़े हैं। और बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में जिस प्रकार से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और अपना बलिदान दिया, वो आम जनता तक पहुंचे। इसके लिए अभी हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमिनार हो रही है, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर शोभा यात्राएं निकल रही हैं। एक आम चर्चा बने कि बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार से बलिदान दिया वो एक आम जन तक पहुंचे, चर्चा बने। ये चर्चा तो हो रही है पंकज जी, लेकिन चर्चा इस तरह की भी हो रही है कि बहुत से राजनीतिक विश्लेषक और बहुत से पार्टियों के कार्यकर्ता, खासतौर पर मैं सीधा नाम लेके कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, अन्य राजनीतिक दल ले लीजिए, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो एक अलग प्रकार का वर्ग रहा है, और ये जो वोट बैंक रहा है ये खासतौर पर कांग्रेस या अलग तरह के जो दल रहे उनका रहा है। उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, इस तरह की भी चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर वोट बैंक की बात करें तो हम 1947 में आजाद हुए, और 1947 में आजाद होते ही कांग्रेस ने एक नैरेटिव पूरे भारत में भारतीय समाज के बीच में डाला कि आजादी कांग्रेस ने दिलाई। तो पहला तो एक झूठा नैरेटिव वहां से आया। फिर उसके बाद में 1947 के बाद में इन्होंने एक बड़ा नैरेटिव और बीच में डेवलप किया कि देश के जो आदिवासी जनजाति वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के जो SC भाई हैं, इनको रिजर्वेशन देने का काम भी कांग्रेस ने किया। और तीसरा जो इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी कांग्रेस है। ये ऐसे 2-3 फेक नैरेटिव इन्होंने बनाए, और उसका परिणाम ये रहा कि 1947 में तो हमको आजादी मिली, 1952 का जब पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से लेके 1975 तक निर्बाध रूप से कांग्रेस एक बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ में चुनाव जीतती गई। और न केवल चुनाव जीता, बल्कि सामने किसी भी बड़े दल का अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा था। तो कोई दल मजबूत नहीं हो पा रहा था, कोई नेता मजबूत नहीं हो पा रहा था। परंतु ये हमारे भारत के राजनीति में 2 बड़े फेज हैं, 1975 से लेकर 1977 का, जब एक तरह से इमरजेंसी के विरोध के कारण से एक जन क्रांति हुई, एक आंदोलन हुआ, और आंदोलन के साथ में हमारे पॉलिटिकल लीडर बहुत सारे डेवलप हुए। आम जनता को ये लगने लगा कि कांग्रेस के अलावा भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जिसका हमको उदाहरण देते हैं, हम मान सकते हैं कि एक हीरो के रूप में हमारे पूरे भारत के मानसिक मानस पटल पे आए, और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस का जो मूल वोट था, या कांग्रेस जिस वोट बैंक के ऊपर राजनीति करती थी, ST SC और अल्पसंख्यकों, वो धीरे धीरे उससे छिटकने लगा। और छिटकने का परिणाम अगर आज हम देखें तो 1977 के बाद में वेस्ट बंगाल में कांग्रेस खत्म हो गई है, UP, बिहार, ये बड़े राज्य हैं, गुजरात,
इनमें बिल्कुल खत्म हो गई है, कभी शासन में नहीं आई है कांग्रेस, केवल इसलिए कि अल्पसंख्यक ST SC लोग जागरूक हुए, और जागरूक होने से उन्होंने जो कांग्रेस को आंख बंद करके वोट देते थे वो खत्म हो गया। अब कांग्रेस को जब अपना वोट बैंक की जो राजनीति करता है और वापस हमने आपको जनाधार करना, तो वो यहाँ फिर वोट बैंक का नाम हमारे पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमने देखा कि अगर हम पिछले 12 साल की बात करें या जब जब हमारे राज्य सरकारें रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है और पूरे भारतीय समाज को एकजुट करने की राजनीति। एकजुट करने की राजनीति तो करते हैं, लेकिन फिर भी जो राजस्थान का जनजाति क्षेत्र है उससे कई बार आवाजें आती हैं इस तरह की कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, हम प्रकृति को पूजने वाले हैं। एक तरफ बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, दूसरी तरफ से उस तरह की आवाजें भी सुनते हैं, क्या कहेंगे? ये देखिए, आदिवासी हिंदू नहीं है, आपने अच्छा बात पूछी, मैं इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ट्राइबल्स को जब हमारे भारत का संविधान बन रहा था, तो ये माना गया कि ये एक इनकी परंपराएं, रीति रिवाज जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की है और इनको प्रिजर्व करना चाहिए, इनका संरक्षण होना चाहिए। तो जब उस परंपरा और रीति रिवाज में कई सारी चीजें आ गई, जैसे आदिवासी समाज के अंदर आपको बहुविवाह अलाउ है, क्योंकि जब ये जंगलों में रहते थे तो पहली बात तो अपने कुटुंब के बाहर शादी नहीं करते थे, और जब ऐसी शादियों में आप कुटुंब के बाहर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है, तो फिर ऐसे में एक व्यक्ति के सामने 2-2, 3-3, 4-4 महिलाओं की भी शादी हो जाती थी। तो ऐसा एक परंपरा है, उनको सहेजने के लिए ऐसा किया गया। जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक निर्णय हुआ इन शादी को लेके ही। उस निर्णय में ये था कि जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार कानून और हिंदू मैरिज एक्ट जो है, चूंकि उनकी परंपराएं अलग है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार कानून आदिवासी पे नहीं लगता, लागू नहीं होगा। केवल इस चीज को झूठा नैरेटिव बनाया गया है कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि कहा केवल ये गया है कि मैरिज एक्ट और सक्सेसरी एक्ट है वो लागू नहीं होता। तो उसको बदल के, उसको झूठ फरेब के द्वारा सबके बीच में डाला गया। अब इसको मैं दूसरे रूप से कहूँ तो आज प्रभु श्री राम को पूरा आदिवासी समाज मानता है। इनफैक्ट जो हमारी रामचरितमानस रामायण है उसमें तो जहाँ भिलनी का वर्णन आता है, निषाद राज का वर्णन आता है, वो तो सब आदिवासी रहे। और जहाँ तक पूजा पद्धति की बात है, हिंदू समाज की जब बात करें तो हम बर्ड पीपल, इन पेड़ तुलसी, इनको पूजने की परंपरा रही है। और आदिवासी समाज में तो ये इनका विशेष महत्व रहा ही, हमें शुरू से रहा है। तो किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो हम लोग भागवत कथा भी करते हैं जी, हम लोग भगवान राम। नहीं, लेकिन राजकुमार रोत जैसे नेता जब कई बार इस तरह के बयान देते हैं तो क्या उनके साथ में समाज के लोग बैठ के चर्चा नहीं करते इस तरह की क्या बयान आ रहा है, उसका क्या राजनीतिक मंतव्य है, उसके कारण समाज में किस तरह का विघटन होने वाला है? नहीं, बहुत बड़े स्तर पे मंत्रणा भी हो रही है, बहुत बड़े स्तर पे आदिवासी समाज के इन बिटवीन ट्राइबल से ये बहुत चिंता का विषय भी है कि ट्राइबल्स को भड़काने का, आदिवासियों को, जनजातियों को भड़का कर अपनी राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का नुकसान ही कर रहे हैं। तो आज इस बात का बहुत बड़ा फर्क आया है। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि ट्राइबल्स जो होते हैं, आदिवासी जो होते हैं, वो एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। किसी जमाने में इसका दुरुपयोग मिशनरियों ने किया, तो आज राजकुमार रोज जैसे लोग कर रहे हैं। परंतु देर से बेर आदिवासी समाज मूल मुख्य धारा का हिस्सा है, रहेगा और पंकज जी करेगा। ये भी हम सोच सकते हैं कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और जिस समाज में खास तौर पर जब हम बात करें जनजाति क्षेत्र की, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का, प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, क्या उस क्षेत्र में भी कोई विशेष योजना रचना इस 150वीं जयंती पर बनाई जानी चाहिए? क्या मत है आपका कि वहां जिस वर्ग में ये अलगाव के स्वर लोग जबरदस्ती डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वहां भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी, उनके विचार, स्वधर्म के प्रति उनका आग्रह, ये सारे विषय लेकर जाने चाहिए? देखिए, आज आदिवासी समाज में ही मैं समझता हूँ शिक्षा का बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है और जो शिक्षित लोग हैं वो इस बात को समझते भी हैं कि केवल वोट बैंक के लिए कुछ लोग आदिवासी समाज को अन्य समाज से काटना चाहते हैं। मूल जो हमारा मूल धर्म हिंदू धर्म है, भारतीय धर्म हमारा है, उससे हमको अलग करना चाहते हैं। ये प्रयास वर्षों से चल रहे हैं और ये आज का आदिवासी समाज का जो शिक्षित लोग जानता भी है।
और वो इनके विरुद्ध, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे गुजरात का महसाना हो, चाहे झारखंड का हमारा जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ सब जगह जो आदिवासी समाज का शिक्षित वर्ग है वो उनके साथ में सामने खड़ा भी है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह भड़काने काटने वाले लोग बहुत ज़्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रहेंगे, जल्दी इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम जैसे सामाजिक जो संगठन है वो भी बहुत बड़े स्तर पे इसके बीच में काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दर्शकों के लिए? देखिए, मूल रूप से तो मुझे संदेश का केवल बिरसा मुंडा जयंती से जुड़ता हुआ यही देना है कि हमको हमारे नेशनल जो हीरोज हैं, हमारे जो स्व की भावना उसको जगाते हुए हमारे जो देश के, चाहे आदिवासी समाज के हों, चाहे किसानों के जो नेता रहे हैं, जिन्होंने समाज को परिवर्तन के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है, हम लोगों को उनकी विचारधारा में चलते हुए हिंदुस्तान को, भारत को मजबूत करना चाहिए, भारतीय समाज और हिंदू समाज को मजबूत करना चाहिए। और हम एकजुट और मजबूती से आगे खड़े होंगे, तभी मुझे ऐसा लगता है कि हम विश्व के अग्रणी देश बन पाएंगे। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हों, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, जन्म भूमि के लिए। लगभग इसी प्रकार का सार और संदेश पंकज जी के साथ हुई इस चर्चा से हम समझ सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर हमने चर्चा की उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी परंपराओं के प्रति आग्रह और साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा जो धर्मांतरण के कार्य चलाए जा रहे थे उनका जो विरोध किया, और केवल 25 वर्ष की आयु में एक बड़ी अलख जगा गए। एक बड़ा संदेश उनके जीवन से मिलता है कि जहां हैं वहां अपनी जड़ों को अवश्य पहचानते रहें, अपनी परंपराओं का निर्वहन करते रहें, समाज को जोड़ने की बात करें। तोड़ने का काम तो कोई भी कर सकता है, तोड़ने वाला बड़ा नहीं है, जोड़ने वाला बड़ा है, इसलिए जोड़ने वाले बनिए, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये चर्चा, क्या कहना है भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर और इस चर्चा पर, कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। पंकज जी, आप स्टूडियो में पधारे, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।